हेलो, कैसे हैं मेरे दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी में स्वागत है। हम आप सभी के लिए यानी कि जितने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट यानी कि जीके जीएस लेकर के आते रहता हूं। और आप लोग अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और अच्छा लगे तो लाइक बिल्कुल करेंगे। चलिए हम लोग देखते चलेंगे, समान ज्ञान के कुछ प्रश्न हैं और प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ हम लोग देखते चलेंगे सारी बात। आज हम लोग देखने वाले हैं यानी समान ज्ञान का जो क्वेश्चन है उन सभी में कुछ 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उस सारे के सारे क्वेश्चन देखते चलेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन जिसमें कहता है, पहले क्वेश्चन से अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन इसमें से कहता है कि निम्नलिखित में से कौन धनुर्विद्या के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति था। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन है, निम्नलिखित में से कौन है जो धनुर्विद्या यानी कि धनुष बाण चलाने वाले, जो राम जी चलाते थे, वो बाण चलाने वाले में से अर्जुन पुरस्कार उसे दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति का नाम बताना है। कौन था जो धनुर्बाण में सबसे पहला व्यक्ति है जो अर्जुन पुरस्कार पाया था। यानी पहला ऑप्शन है हरीश नान गुजरी, दूसरा है संजीव कुमार सिंह, तीसरा ऑप्शन है राम सरवण किशोरी, बाबा सरवण किशोरी, और चौथा ऑप्शन है कृष्ण दास। इसका राइट आंसर आपका सही जवाब बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो धनुर्विद्या के लिए अर्जुन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पहला नंबर यानी कि कृष्णदास। क्या हो जाएगा? कृष्णदास जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला नंबर देखेंगे और अगला नंबर देखिए पॉइंट क्या कहता है, इसको हम लोग डी नंबर पर लॉक लगाते चलेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय यानी कि आत्मा कहा है। बताना है आपको कि इनमें से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, भारतीय संविधान का हृदय, दिल यानी धड़कन और आत्मा कहा है। तो इसका सही जवाब आपको देना है कि अनुच्छेद 14 को बोले हैं, अनुच्छेद 19 को बोले हैं, अनुच्छेद 356 को बोले हैं या अनुच्छेद 32 को बोले हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 32 को यानी कि भारतीय संविधान का धड़कन, दिल या आत्मा कहा जाता है। क्लियर। तो बिल्कुल हम लोग डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगा चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले व्यक्ति हैं वो कौन किए थे। कहता है हॉब्स ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या मैकियावेली ने। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन किए थे राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी नंबर ऑप्शन मैकियावेली, है ना। क्या मैकियावेली है जो राइट आंसर आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, जिसमें कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को कहता है विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। आप पहले सुनिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों के विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है, किया जा सकता है। अनुच्छेद 33 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में या अनुच्छेद 25 में। तो इसका सही जवाब जो होने वाला है ये बिल्कुल याद रखेंगे, पहले नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 33 इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 33 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ए नंबर ऑप्शन को लॉक लगा के चलेंगे। यानी अनुच्छेद 33 में भारतीय संविधान के अंतर्गत कहता है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों का क्या किया गया है, मौलिक अधिकार के विशेष रूप में प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगला अगर 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कहता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसका महानतम शासक था। किसका महानतम शासक था? कौन? पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला कहता है, ऑप्शन कहता है तमिलनाडु के चोल ने, बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य
या कांची के पल्लव। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था। राइट आंसर है बादामी के चालुक्य। बादामी के चालुक्य का महानतम शासक था। तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर कि उत्तरा मेरुर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। उत्तरा मेरुर जो है वो किस शिलालेख से किसके प्रशासन संबंधित जानकारी मिलती है। चालुक्य के, सातवाहन के, पल्लव के या चोल के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन यानी चोल के। क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है कि उत्तरा मेरुर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलता है, तो चोल के प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कहता है कि पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था। पीटर्स इंडिया एक्ट जो है 1784 वो क्या था। श्वेत पत्र था या नियामक अधिनियम था, वो अध्यादेश था या संकल्प था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। कितना नंबर, बी नंबर ऑप्शन जो है नियामक अधिनियम। नियामक अधिनियम पीटर्स इंडिया एक्ट के क्या है, बिल्कुल एक 1784 था, है ना। चलिए बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था, नियामक अधिनियम था। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 8 नंबर कि एओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कहा हुआ है वो गलत है, सही नहीं है। एओ ह्यूम के संबंध में कहता है कि वह ऑर्थियोलॉजिस्ट था। कहता है वो क्या थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। दूसरा ऑप्शन कहता है भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था। ये भी एक सही है, गलत है या ये गलत है। अगला कहता है कि उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या किया है, स्थापना किया था। ये बिल्कुल उसके कहे हुए का है, सही नहीं है। चौथा ऑप्शन कहता है कि उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। ये सही है। कौन सा इसका ऑप्शन सही है, एओ ह्यूमस के संबंध में। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों के संबंध में बात करें तो 2 बार क्या था, अध्यक्ष था। तो ये बात जो है उसने सही नहीं कहा है ना। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगा चलेंगे। क्लियर। एओ ह्यूमस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन है, चलिए उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों के 2 बार अध्यक्षता की। बिल्कुल ये वाला जो कथन है वो सही नहीं है। इन्होंने 2 बार नहीं, एक ही बार अध्यक्षता की थी। ये सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आय, उत्पादन और व्यय में। दूसरा है उद्यम, परिवार और सरकार में। तीसरा ऑप्शन है कि परिसंपत्तियों, देनदारियों और ऋण स्थिति। चौथा ऑप्शन है सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में। इसका सही जवाब आपको बताना है कि भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आय। क्या हो जाएगा, आय, उत्पादन और व्यय। आय, उत्पादन और व्यय बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे कहता है कि अनिवार्य बचत का संबंध बताइए किससे है। अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। कहता है कीमतों में बढ़ोतरी की परिणाम स्वरूप खपत की कमी। दूसरा ऑप्शन कहता है व्यक्तिगत आय और धन पर। तीसरा ऑप्शन है आयकर दाताओं पर थोपे गए अनिवार्य निक्षेप यानी कि जमा पर, या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि में अभिदान पर। तो इसका बाद राइट आंसर आपको बताना है कि अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। तो अनिवार्य बचत का संबंध किससे है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। क्लियर। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। और आगे हम लोग देखेंगे 11 नंबर कि श्रम की मांग को क्या कहते हैं। श्रम के मांग को क्या कहते हैं। बाजार मांग कहते हैं, प्रत्यक्ष मांग कहते हैं, व्युत्पन्न मांग कहते हैं, या फैक्ट्री मांग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रम के मांग को क्या कहते हैं,
तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा, व्युत्क्रम मांग कहते हैं। श्रम के मांग को क्या कहते हैं? व्युत्क्रम मांग कहते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? बताइए कौन सा ऐसा माल है या सेवा जिस पर निवेश व्यय नहीं है, यानी कि निवेश करने का कोई खर्चा नहीं लगता है। पहला ऑप्शन कंपनी के मुख्य संयंत्र का विस्तार, दूसरा है मकान की खरीद पर, तीसरा है कि मशीनरी की खरीद पर, और चौथा ऑप्शन है कारोबारी माल सूची में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर मकान को खरीदी बिक्री किसी भी कोई भी चीज कीजिए उस पर कोई टैक्स नहीं लग जाता है ना, उस पर कोई निवेश व्यय नहीं करना है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र बचत को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र है वो बचत को दर्शाता है? पहला में शेयर धारकों को लाभांश का भुगतान, दूसरा ऑप्शन है कि कंपनी के कुल लाभ, तीसरा ऑप्शन है अभितरित लाभ, और चौथा ऑप्शन है कि व्यय से अधिक आय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन अभितरित लाभ। क्या हो जाएगा? अभितरित लाभ। यानी निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेशन क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? अभितरित लाभ को दर्शाता है। क्लियर? आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन जिसमें कहता है भारतीय संसद के संयुक्त सत्र अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के, कौन संसद के? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, या राज्यसभा का सभापति करता है, या सांसद का वरिष्ठतम सदस्य करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष करता है। लोकसभा के कौन करता है? अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। तो ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? दांत है और हमारी हड्डियां वो किससे मजबूती प्राप्त करता है और दृढ़ता कठोरता प्राप्त करता है? कैल्शियम के द्वारा, फ्लोरीन के द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, या सोडियम के द्वारा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम के द्वारा। कैल्शियम के लिए यानी कैल्शियम के वजह से दांत और हड्डियों में मजबूती और दृढ़ता यानी कठोरतापन जो है वो बिल्कुल मिलता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 16 नंबर, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? शार्क जो मछली है वो उसमें किस प्रकार के पूंछ पाई जाती है? कहता है कि अधपाली पूंछ, दूसरा ऑप्शन है समपाली पूंछ, तीसरा ऑप्शन है कि विषमपाली पूंछ, और चौथा ऑप्शन है कि द्विसमपाली पूंछ। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि शार्क मछली में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, विषमपाली पूंछ पाई जाती है। शार्क मछली में विषमपाली पूंछ पाई जाती है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि सिग्मा रूपी बृहदांत किसका भाग है? सिग्मा रूपी बृहदांत जो है वो किसका भाग है? पहला ऑप्शन कहता है छोटी आंत, गुद्दा, बड़ी आंत, या शुद्राक्ष यानी कि इलियम। यानी सिग्मा रूपी बृहदांत किसका भाग है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन यानी बड़ी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ी आंत जो है इसका सही जवाब है। आगे हम लोग देखेंगे इसको सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए अगला नंबर यानी 18 नंबर क्वेश्चन कहता है धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? धारा के वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? कहता वैकल्पिक रूप से धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशित होता है, दूसरा ऑप्शन कहता है ऋणात्मक आवेश होता है, तीसरा ऑप्शन कहता है धनात्मक आवेश होता है, और चौथा ऑप्शन कहता है विद्युतीय निष्प्रभावी ऑप्शन है जो सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? तो ये होता है ऋणात्मक आवेशित, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे यानी 19 नंबर क्वेश्चन की किस स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है? कहता है किस स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच में जो कोण बनता है वो कैसा कोण होता है? कहता है दिगंश होता है, नति होता है, समक्रांतिक होता है, या अक्षांश होता है।
तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन, समक्रांतिक कोण होता है। कैसा होता है? समक्रांतिक कोण, यानी समक्रांतिक कोण यानी समक्रांतिक स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर के बीच में जो कोण होता है समक्रांतिक कोण होता है। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कि भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन है? भारत में जो आजकल जो चल रहा है नंबर 1 पर, यानी क्या, सोशल नेटवर्किंग में के बारे में, यानी फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग फेसबुक के बारे में, कि उसके संस्थापक कौन है। आपको बताना है फेसबुक के संस्थापक कौन है, बिल गेट्स है या मार्टिन कूपर है या कहता आर्कुट, कहता ब्यूक कोटेन है या मार्क्स जुकवर्क्स है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक जो है इसके संस्थापक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क्स जुकरबर्ग। क्या? मार्क्स जुकरबर्ग जो है इसका राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 नंबर कि स्वतंत्रता के पूर्व, यानी स्वतंत्रता हमारे देश को आजादी होने से पहले संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन का सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा गया? कहता कि वह खली आंदोलन, तेभागा आंदोलन, कहता पुन्ना प्रभा वायलर आंदोलन या तेलंगाना आंदोलन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है स्वतंत्र भारत यानी आजादी के पहले संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो ये राइट आंसर क्या है? डी नंबर, तेलंगाना आंदोलन। क्या हो जाएगा? तेलंगाना आंदोलन। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। अगला नंबर कहता है पॉइंट, यानी क्वेश्चन नंबर 22 कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा स्थलाकृति मानचित्र। कौन हो जाएगा? स्थलाकृति मानचित्र है वो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों रूपों पर दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्र है, जो आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? भारत में कौन सी नदी है वो विभ्रंश घाटी में बहती है? कावेरी नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी या कृष्णा नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी है, जो भारत में नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी में क्या होती है? बहती है। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर कहता है कि दो बड़े भूसमूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? दो बड़े समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? कहता है कि जल डमरूमध्य कहते हैं या प्रायद्वीपीय बोलते हैं, अंतरिप बोलते हैं या भूसंधि बोलते हैं? इसका सही जवाब आपको बताना है कि दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाले जो संकीर्ण भूपट्टी होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूसंधि कहते हैं। क्या कहते हैं? भूसंधि कहते हैं। क्लियर? चलिए डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाया जाए। आगे हम लोग देखते चलेंगे कि अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? कहता है अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? झारखंड का, नागालैंड का, सिक्किम का या अरुणाचल प्रदेश का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर, अरुणाचल प्रदेश का ये क्या है? जनजातीय समूह है। अरुणाचल प्रदेश का जनजातीय समूह कौन है? अपातनी है। क्लियर? तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ तक लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करते चलेंगे और जितना ज़्यादा हो शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। थैंक यू।